बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा फ़िलहाल इस वक्त लाहौर में हो रहा है। इमरान खान साहब स्टेज पर विराजमान है, थोड़ी देर में वो ख़िताब करेंगे। उस वक्त जिस वक्त वो बोलेंगे ज़ाहिर बात है उस वक्त फिर उसको दिखाया जाएगा। लेकिन अभी जबकि मैं सुन रहा था, थोड़ी देर पहले मुँह सिलाई बात कर रहे थे, ख़िताब कर रहे थे। ये भी अल्लाह ताला की शान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था और मुन सिलाई साहब, जिनके वालिद साहब के हवाले से इमरान खान साहब ये कहते थे कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में ख़िताब कर रहे थे। और ना सिर्फ ख़िताब कर रहे थे, जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है हमजा शहबाज के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है कि मैं वो यहाँ पर रिपीट करूँ। दूसरा, ये शेख रशीद साहब अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, उन्होंने भी जरदारी साहब के हवाले से जो जुमला कहा वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। मैं तो कहूँगा कि उन्होंने कहा कि जरदारी अपनी बीवी को कत्ल करके एक जाली दस्तावेज़ के ज़रिए इक़्तिदार में आया। तो ये तकरीरें हो रही हैं जिससे अदम बर्दाश्त को फ़रोग मिल रहा है। हमारे रिपोर्टर समा के हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा मोहसिन, ये बताइएगा, आप जलसा गाह में इस वक्त मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है इमरान खान साहब के हवाले से? पहले जैसे वो अक्टूबर 2011 का जलसा था, क्या वैसे ही जलसा आपको देखने में मिल रहा है? क्या सूरत हाल है, कितने लोग हैं? जी एहतशाम, अगर 2011 के जलसे की बात की जाए तो हम मौजूद थे और पीटीआई के यहाँ पर 3 बड़े जलसे इससे पहले भी हो चुके हैं। लेकिन जो 2011 के जलसे का रिकॉर्ड है वो अभी तक टूट नहीं पाया, जिसकी बड़ी वजह यह है कि जब 2011 का जलसा हुआ था तो ये ग्रेटर इकबाल पार्क नहीं था, मंटो पार्क कहलाता था और ये ओपन एयर था। और इसके जो उस वक्त की इंतज़ामिया है, जिसमें अलीम खान साहब शामिल थे और दीगर जामिल थे, बड़ा मुनज़्ज़म एक जलसा वो करवाया गया था 2011 का। और अगर 2022 के इस जलसे की बात की जाए तो ये आप ये कह लें कि कुछ एरिया कवर किया गया है ग्रेटर इकबाल पार्क का, और जहाँ पर ये स्टेज लगा है वो आप देख सकते हैं कि पर ख़वातीन है। हालांकि इनक्लोजर भी इस दफ़ा तब्दील किया गया है। दूसरी जानिब 10 से 15 हज़ार कुर्सियाँ जब हम दोपहर को हमने नोट किया था तो इतनी चेयर्स यहाँ पर मौजूद थी। 2000 जलसे का तो बिल्कुल भी ये 2022 के जलसे का कंपैरिजन नहीं है। वहाँ 2011 में जो है वो साउंड सिस्टम भी बहुत आला किस्म के थे। तो ये और जो मोहसिन, मुझे ये बताइएगा, आप जो कह रहे हैं कि स्टेज के सामने का जितना भी एरिया है उसमें बिल्कुल सामने जो एक लाइन थी वो तो मुझे भरी हुई नज़र आ रही है। मुझे नहीं पता पीछे ताहद्दे ने कहा कहाँ तक भरी हुई है, लेकिन जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, क्या वो भी भरी हुई है? वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं? और अगर इस जलसे को आप कराची में भी रिसेंटली जो खान साहब ने जलसा किया था पेशावर में, उससे कंपेयर करें तो आप क्या कहेंगे? ये एक साइड को ही सिर्फ कवर किया गया है, बिल्कुल जहाँ पर मनारे पाकिस्तान है उसके फ्रंट पर राइट साइड जो है वो कवर की गई है। बाकी जो लेफ्ट साइड है मनारे पाकिस्तान की अगर बात की जाए, जो बदामी बाग का एरिया है जिसे हम ये किशन वाली साइड है, और जो मेन गेट है वो ओपन एयर है और वहाँ से आगे जो है वो बैरियर्स लगाए गए हैं। सिर्फ मनारे पाकिस्तान की जो है वो राइट साइड जो है उसे कवर किया गया है, और जो बिल्कुल आज़ादी चौक का एरिया बनता है और ये कवर किया गया है। और इस जलसे में एक चीज़ जो नई हमें दिखाई दी है वो ये है कि लाइटिंग का भरपूर इस्तेमाल किया गया है और लाइटिंग के ज़रिए जो है वो कवर अप करने की एक कोशिश की गई है। बहरहाल लाइटिंग के ज़रिए एक भरपूर जलसा हमें दिखाई दे रहा है। और 2011 में हमने ये देखा था कि मीडिया को ओपन इजाज़त थी तमाम। बहुत शुक्रिया मोहसिन करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी काजी सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया। काजी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जलसा हो रहा है जी, वहाँ पे अभी शेख रशीद साहब तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट कहा वो मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले। क्या ये जो डिस्कोर्स में जो लैंग्वेज आई है वो उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं लगता कि जो डिवाइड की दोनों साइड पे लोग हैं, इस मुल्क के जो रियल और असल इश्यूज़ हैं उसको जब आप एड्रेस नहीं कर सकते तो फिर जुगते हैं, फिर गालियाँ, फिर मतलब इस तरह की बातें दर आती हैं। जब मीनिंगफुल डिस्कोर्स नहीं होता, एक मुल्क जो इस वक्त, कल मेरे साथ हफीज़ पाशा साहब थे, एक बड़े नॉन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि वी हैव ऑलमोस्ट डिफॉल्टेड, -9 बिलियन डॉलर पे हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू हिम। और अभी जो मैं उनकी 5 शराइत बड़ी देख रहा था जो IMF ने दी हैं और जो इन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है वो हॉरिबल हैं, जो जब यहाँ आए। तो ये है हमारे रियल इश्यूज़
ये किसी जलसे में डिस्कस नहीं हो रहे, इनके डिस्कस कर यहाँ पे भी नहीं डिस्कस हो रहे, कहीं और भी नहीं हो रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ज़बान का मामला जो है वो इसलिए आता है कि जब अब कुछ और जब मीनिंगफुल करने को नहीं है, कोई मीनिंगफुल बात करने को नहीं है कि भाई आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता हम श्रीलंका तो नहीं बनने जा रहे। और ये उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर हफीज़ पाशा बड़े एक यानी तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और मूनस इलाही साहब उससे खिताब कर रहे हैं, कैसा मंजर था आपके लिए? देखें, वो ये हमारे यहाँ ना एक बात है कि जी कल के दोस्त आज के दुश्मन कल के दोस्त। तो इसमें ये बड़े अरसे से एक बात आई है और इसको और हवालों से आप देख लें। मिसाल के तौर पे ये तो फिर इमरान खान में और बाकियों में फ़र्क क्या? एक फ़र्क है कि जो कि बड़ा मैं कोई क्वालिटेटिव या आइडियोलॉजिकल फ़र्क की बात नहीं कर रहा। फ़र्क ये है कि ही हैज़ स्टार्टेड ड्राइंग स्पॉन्टेनियस क्राउड्स। ये बस क्वालिटेटिव डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है जो हुआ है। नहीं, मैं नज़रियाती तौर पे फ़र्क की बात कर रहा था। नज़रियाती फ़र्क किसी पार्टी में नहीं। IMF इस मैशत पे इस जो एक एंटी पीपल मैशत है जो कि जो उस्तवार है एट द एक्सपेंस ऑफ 99% है, उस पे किसी का यूनाइटेड ऑपोजिशन अगर इकट्ठी हो गई अपने मफादात के लिए, वो लोग जो हमेशा से एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात वगैरह देते रहे हैं, और इसी तरह इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कहते रहे हैं कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं और इनके साथ कभी भी हम हाथ नहीं मिलाएंगे। आज उन्हीं के बेटे तकरीर कर रहे हैं लाहौर के जलसे में जिसमें इनकलाब आना है पाकिस्तान में। कोई इनकलाब यानी कि फॉर गॉड सेक परवेज़ इलाही, ही इज़ दी सिंबल ऑफ स्टेटस को इन पाकिस्तान, सिंबल ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटस को इन पाकिस्तान। जनरल ज़ियाउल हक से लेकर खान साहब तक, ये आखिरी हुकूमत तक, हर हुकूमत में परवेज़ इलाही साहब रहे। और अगर इनके मामलात ख़राब ना होते यूनाइटेड ऑपोजिशन के साथ और इनको मामला ठीक लगते, समझदारी से खेलते हैं, गलती ना होती, उनके भी चीफ मिनिस्टर पंजाब बन के बैठे होते। तो एक तरफ इनकलाब की बातें हो रही हैं, बात हो रही है हम लेके रहेंगे आज़ादी, ये फवाद चौधरी साहब थोड़ी देर पहले नारा लगा रहे थे, है हक हमारा आज़ादी, और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही के बेटे खिताब कर रहे हैं, ये इनकलाब लेकर आएंगे। इनकलाब की तो बात ही ना करें ना यार, इसके वो कर रहे हैं ना सर, पीटीआई वाले इनकलाब की बात कर रहे हैं। ये लफ्ज़ बड़ा बदनाम हो गया। पीटीआई भी बदनाम कर रही है, हर पार्टी ने किया है, अब पीटीआई ने भी किया है। इनकलाब का मतलब ये है कि आप क्या, मेरी कल जब मैं फिर उसी पे आऊँगा, मैंने कहा आपके इकनॉमिक स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं तो भाई बात करो ना। मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब कह कि यार वो तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की तरफ हमें आना है, यानी सीरियस डिस्कशन और डिस्कोर्स की ज़रूरत है। यहाँ क्या हो रहा है मैं आपको उतार दूँ, आप मुझे उतार दो, वो आ जाए तो ये आ जाए, तो क्या क्वालिटेटिव डिफरेंस किसी की ज़िंदगी में आएगा? नहीं। और दूसरी बात मैं अपोजिशन के हवाले से भी कह दूँ, वाई दे आर टुगेदर, बिकॉज वन थिंग, इमरान खान को आप निकाल देंगे, सारे ज़ाती मफादात उनके भी अपने होंगे। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है ना कि जो लोग तब्दीली की बात करते थे और अब तब्दीली को छोड़कर इनकलाब की बात कर रहे हैं काजी साहब, उनमें और वो लोग जो पुराने पाकिस्तान के हुक्मरान थे उनमें फ़र्क क्या है? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये जो बैरूनी साजिश का नैरेटिव बिल्ड किया है इमरान खान ने और उनकी पार्टी ने, जिसके हवाले से मैं पहले दिन से बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ लिया हूँ कि गलत है, इन्हें नहीं करना चाहिए था। यानी कि एंकर ने पूछा जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, उन्होंने कहा ख़राब ना उम्मत में होते। और ये मैं कह रहा हूँ बड़े दिन से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बुली करते हैं सोशल मीडिया पे इस बात पे कि तुम कहते हो कि बैरूनी साजिश नहीं हुई है। मैं कहता हूँ बैरूनी साजिश नहीं हुई है, लोकल लेवल पे जो डायनामिक्स थे उसकी वजह से खान साहब की हुकूमत गई है। एक पेज फटा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। फवाद चौधरी साहब इतराफ़ करें आप, वो जो बयानिया था बैरूनी साजिश का वो ज़मीं बोझ खुद ही नहीं कर दिया फवाद चौधरी। देखें, ये इस पे बड़ी बात हो रही है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि अगर तो वो एक बेज़रर खत है जिस तरह हमें बताया जा रहा है, तो वाई डोंट दे मेक इट पब्लिक? मुझे एक बात बताएं, वो भी छुपा के बैठे हैं। आज एक और बात की मरियम औरंगजेब साहिबा ने कि एक खत और भी आने वाला है, एक खत और खान साहब लहराएंगे अगले किसी जलसे में, और वो होगा इस इलेक्शन कमीशन के बारे में। मैं ये कहता हूँ कि यार सामने ले आओ, शफाफ तरीके से ले आओ। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से इनके ताल्लुकात तो खराब है ना। हाँ, लेकिन है ना, इसीलिए हुकूमत से बाहर चले गए हैं। वो कह रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। मेरी कंटेंशन ये है कि एक लफ्ज़ को माना है बाबर इफ्तिखार साहब ने कि जी मुदाखलत है। अच्छा भाई, उसकी क्या नौयत थी? आपने लफ्ज़ साजिश बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल मैं आपसे मानता हूँ, साजिश के बीच में लफ्ज़ नहीं था। अब मुदाखलत कितनी थी और क्या थी, और क्या उसने कोई क्वालिटेटिव
मुझे नहीं पता। और क्या मुदाखलत की कोशिश थी? मुदाखलत की ख्वाहिश थी, मान लिया। मुदाखलत की कोशिश थी, मान लिया। मुदाखलत हो गई, मैं यही कह रहा हूं। ये बहुत बड़ा सवाल है ना। मैं ये कह रहा हूं कि इसको क्यों दबीज पर्दों में छुपा रखा है आपने? मैं कहता हूं बाहर ले आओ। तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब ना होते तो हुकूमत में होते, तो अगर अभी आप हुकूमत से बाहर हैं यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब हुए आपके, इत्तेहादी छोड़ गए, ऑपोजिशन सारी इकट्ठी होगी, तो ये बैरूनी साजिश का ड्रामा कर रहे हैं। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, क्या बातें कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट बेच रहे हैं। तो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट इस मुल्क में हमेशा से बिकता है, तो उसका फायदा उठाया जा रहा है। देखिए हर कोई बेचेगा। अब क्या है, अब मुझे पता है कि एक खौफनाक विलिफिकेशन कैंपेन जो चले सर बेचें, लेकिन कौमी सलामती को खतरे में डाल के तो ना बेचे ना यार, उसके साथ तो ना खेलें। मैं एक और सवाल करता हूं। मैंने आज अपने टीवी प्रोग्राम में एक सवाल उठाया कि जनाब आपने फातिमी साहब की अपॉइंटमेंट की, क्या उस वक्त हमसे झूठ बोला गया था? या फातिमी साहब ने और वो जो डान लीक्स थी, क्या वो अब हम उसे ओन करते हैं? क्या वो हमारी स्टेटेड पोजीशन एज अ स्टेट, बिकॉज ही इज इन नाउ। उस वक्त हमें बताया गया था कि जी इनको सिंगल आउट करके नौकरी से निकाला गया था, एंड ही इज बैक नाउ। मैं यही कहता हूं, हमारे साथ शफाफियत से कोई बात नहीं की जाती, चाहे ये खत हो, चाहे मुदाखलत हो। इनसे तो उम्मीद थी ना कि करेंगे ये पीटीआई वालों से। नहीं, पीटीआई सारी उम्मीदें टूटी लोगों की। देखें ना, पीटीआई के साथ हमने क्या हमाकत की। अच्छा, एक और चीज मैंने आपसे डिस्कस करने का, सब इमरान खान साहब का जो रिलेशनशिप मीडिया के साथ है, वो जिस इर्तिका के अमल से गुजरा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और उसके ऊपर थोड़ी सी आपकी एनालिसिस लेना चाहते हैं। और फिर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्हें ख्याल आया कि मीडिया को तो कंट्रोल करने की जरूरत है। अमेरिका में जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। बाद में जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्हें ख्याल आया कि अब तो मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत है। मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जाता, मीडिया को रेगुलेट किया जाता है। और फिर कल रात को इमरान खान साहब को बाय द वे मुबारक हो, मेरे पास खबरें ही आई हैं कि ट्विटर स्पेस में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 1,60,000 से ज़्यादा लोग उनको सुन रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया बेहतरीन है, मैंने तो न्यूज़ टीवी देखना और अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से खान साहब ने क्या कहा, ये इर्तिका आपको दिखा रहा हूँ रिलेशनशिप की जो इमरान खान साहब का मीडिया के साथ था। पहले मीडिया इमरान खान की डार्लिंग था, उसके बाद उसे कंट्रोल करना था। अब वो क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में सुने। कभी गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा खुली क्रिटिसिज्म नहीं हुई और नाजायज क्रिटिसिज्म हुई, और उसके अंदर प्रोपेगेंडा हुआ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फेक न्यूज निकाले गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट। मीडिया के जो ओनर्स हैं वो कोऑप्ट कर लेते हैं अपने साथ, और वो फिर इनके टूल बन जाते हैं प्रोपेगेंडा के। डायरेक्ट ये फिर फंड करते हैं जर्नलिस्ट को, एंकर्स को, डायरेक्ट फंडिंग जाती है, और फिर बैरूनी फंडिंग जाती है। मुझे 3 महीने पहले पता चल गया था कि बाहर से पैसा चल रहा है हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर, एंकर्स के ऊपर। 3 महीने पहले मुझे एक एंकर ने आके बताया था कि पैसा चल रहा है और हमें ऑफर्स मिल रहे हैं। आज सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया में ऐसी जबरदस्त अवेयरनेस है कि वो नॉर्मल मीडिया है, उसके लिए मुश्किल हो गया कम्पीट करना सोशल मीडिया से। अगर ये मीडिया कामयाब होता तो आज इस तरह पब्लिक तो ना हमारे साथ निकलती। साहब, ये जो खान साहब फरमा रहे थे कि 3 महीने पहले एक एंकर ने बताया था, ये 2-3 एंकर ही हैं, उन दोनों तीनों को मैं नाम ले लूँ, उन्हीं में से कोई एक होगा जिसने इमरान खान को जाके बताया होगा कि पैसे ऑफर हो रहे हैं। लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगा है, एक पूरी कम्युनिटी है ना, अच्छे बुरे लोग होंगे, काली भेड़ें होंगी, अगर कोई पैसे लेता है उसका एहतसाब भी होना चाहिए, उसको नेम एंड शेम करें एविडेंस के साथ, और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे। लेकिन आप पूरी कम्युनिटी के हवाले से एक स्टेटमेंट दे दें, और स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें, और कह दें कि एंकर्स और सहाफ़ियों को बाहर से फंडिंग होती है, तो क्या दुरुस्त है? मैंने जब अभी अपना प्रोग्राम ओपन किया था, इस स्टोरी में स्लॉट जब की थी, तो मैंने यही बात की थी कि जी मैंने यहाँ बैठ के एक दिन मुतालबा किया था कि जनाब आप PID का रिकॉर्ड निकलवाएं, जिसने प्लाट लिया है, जिसने पैसे सरकार से लिए हैं, या अब जिनकी ये बात कर रहे हैं उनका नाम लें, क्योंकि मैं आई नो वेरी ऑनेस्ट पीपल। क्यों नहीं लेते नाम? मैं यही तो पूछता हूँ। पहले भी हम हर गवर्नमेंट से कहते हैं, आते हैं जब अपोजिशन में होते हैं गालियाँ देते हैं, और जब गवर्नमेंट में होते हैं तो पैसे देते हैं। फिर इसका मतलब यानी कि जब हम कहते हैं काश साहब कि निकालो यार, हम कहते हैं कि हम बैरूनी साजिश का बयानिया जो आपने खड़ा किया उससे इत्तफाक नहीं करते, तो हमें बोला जाता है कि ये लफाफा है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जिसने लफाफा पकड़ा है, आप कहते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, लाएं सबूत, उसे अवाम के सामने नंगा करें। बिल्कुल, हम कह रहे हैं ये इसको लाएं ना सबूत। एनबेस या एन ब्लॉक जो है ये। अच्छा, और दूसरी एक और बात, मैं और आप कितने हैं? हम 25-30 एंकर हैं टोटल पाकिस्तान में। हमारे यहाँ जो मुशक्कती हैं, जिनको पता नहीं तनख्वाहें भी मिलती हैं या नहीं मिलती,
जो मेन मीडिया के लोग हैं, सब एडिटर्स हैं, ये अखबारों में बैठे हुए हैं, आपके यहाँ बेशुमार वर्कर यहाँ काम करते हैं, तो आप उनका नाम लें। वो होंगे 5-7 ही होंगे, मगर जुर्रत करें और नाम लें और सबको उनके साथ। और मैं ये गवर्नमेंट से तो मुझे खैर कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मगर इनसे थी कि यार तुम निकालो, निकाल के लिस्ट सामने रखो। कैसा बात ये ना कि हो सकता है इस तरह के लोग हों जो कि बैरूनी फंडिंग लेते हों, मैं इनकार नहीं करता इस बात से, लेकिन यार सबको तो उनके साथ ना मिलाएं। हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारे खून में भी पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह घूमता है, ठीक है ना। और या आपने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी। अच्छा, दूसरा मुझे एक और बात बताएं कि कुछ लोग ऐसे होंगे, उनको तो आप नेम एंड शेम करें, वो जो हर हालत में एंकर कम और पीटीआई के मीडिया सेल के स्पोक्स पर्सन ज्यादा लगते हैं, उनको भी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होता है? मैं इसमें देखिए, ये सवाल उठाने का आपको हक है और आप ठीक कह रहे हैं, और मैं दोनों तरफ कहूँगा। ये जो डिवीजन की गई है, ये हमारी सहाफत ऐसी नहीं थी जब हम साफी आए थे कि भैया वो कहेंगे जी सईद काजी तो इसके साथ है, मेरे बारे में कोई क्या क्या बताया कि मैं पीटीआई के साथ हूँ या किसी के साथ। इधर इनके जो हैं पीटीआई के और जो उधर हैं पार्टी वर्कर बने हुए हैं, और वो चंद लोग हैं that do not represent the majority, I tell you। मैं इसलिए कहता हूं कि किसी के बारे में, मुझे तो लगता है मेरे आपके जैसे चंद लोग हैं। नहीं, मैं नहीं समझता। मुझे लगता है कि देखें ना, कुछ लोग हैं, चलें अगर मतलब कि हमें मेरिट्स पे जब पीटीआई को बुरा कहना है हम कह देते हैं, मेरिट्स पे पीएमएलएन को कहना है, पीपल्स पार्टी को कहना है, किसी और को कहना है, हम कह देते हैं। हम तो सबके किसी की तारीफ करनी मेरिट्स पे इंपॉर्टेंट है, कर देते हैं। जिसकी तारीफ करते हैं वो खुश हैं, बाकी नाराज हैं। बाकी जो नाराज होते हैं उनको मेरिट्स पे कभी अच्छा कहते हैं, पहले वाला नाराज हो जाता है। हमसे तो कोई राजी नहीं है, मैं ये कहता हूं। लेकिन सवाल मेरा कि पीटीआई को जो सपोर्ट करते हैं हर हालत में, जो उनके स्पोक्स पर्सन लगते हैं, उनको क्या फाइनेंशियल बेनिफिट है? सब रोशनी डाले ना। देखिए मैं तो वो घर क्या लेके जाते हैं, मुझे बताएं ना, वो घर क्या लेके मैं तो खान साहब की तरह इस तरह एक किसी को अलग नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी का नाम लें, लेकिन बेनिफिट है कि नहीं है? मैं ये कहता हूं बेनिफिट, मतलब देखे ना, आप वकील हैं, मैं अगर किसी पे इल्जाम लगा दूंगा कल वो मुझे कोर्ट में बुला लेगा। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब आप टीवी पे आके बोलते हैं, ये कैमरा बड़ा शफाक है, वो आपको बता देता है कि जनाब कौन किसके साथ खड़ा है। अगर इधर के 3-4 आपको नजर आएंगे तो इधर भी 3-4 नजर आएंगे जो इनके गुनाहों पे पर्दा डालेंगे और इनकी अच्छाइयों को दिखाएंगे, इधर वाले जो हैं इनके गुनाहों पे पर्दा डालेंगे और इनके अच्छाइयां। तो ये इसको ना करें। ये जो आपने बार्स में डिवीजन कर दी है, ये जो आपने साफियों में डिवीजन कर दी है, दिस इज वेरी। देखिए ना, अब तोशा खाना का मामला है, ठीक है, मेरा उसके ऊपर क्लियर स्टांस है कि इमरान खान के ऊपर करप्शन नहीं बनती, कानूनी तौर पे नहीं बनती, कानूनी तौर पे नहीं बनती, अखलाकी तौर पर शायद उसने नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि कानूनी तौर पे करप्शन नहीं बनती है तो नहीं बनती है, ठीक है। और उसके हवाले से मैंने कहा है कि आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गाड़ी अपने पास रख ली थी, इस वजह से रेफरेंस बना था। जरदारी साहब जो थे, उन्होंने तोशाखाना में गाड़ियां जमा ही नहीं कराई थी, और फिर जब पेमेंट हुई यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौरे हुकूमत में, तो वो नैब कहता है जाली बैंक अकाउंट से हुई थी, इस वजह से रेफरेंस बन गया था। इमरान खान ने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। तो मैं तो जहां पे इमरान खान सही है वहां पे बोलूंगा कि सही है, लेकिन जहां पे गलत है वहां पे कहूंगा गलत है। ये लोग कितने हैं? I think he should have set a better example than others, although it was legal। मैं ये जाती तौर पर कहता हूं कि एक हाई मॉरल ग्राउंड के लिए वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं लेता, या मैं इसको डोनेट कर देता हूं या सरकार को दे देता। इलीगल उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और इलीगल इससे पहले बहुत कुछ हुआ। एक वजीर आजम वो भी थे कि जिनकी बीवी के गले से हार तुरवा के तुर्की का वापस करना पड़ा था, वो आपकी जगह है। मगर सवाल ये है, लेकिन मीडिया के हवाले से जो स्टोरी है सब, उन्होंने कहा कि मैंने टीवी देखना छोड़ दिया, अखबार पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, उसकी देखें, हमें बहुत लोग कह रहे हैं मैं सोशल मीडिया पर रिलाई करता हूं, मुझे जो, और मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया का अब मुश्किल से कोप अप करता है। अच्छा, मैं जो सर आप कहते हैं ना कि पीटीआई के बड़े जो डाई हार्ड सपोर्टर हैं, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा जी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अब इररिलेवेंट हो गया। हाँ जी, मैं और आप इररिलेवेंट हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा क्यों हो गए इररिलेवेंट? उन्होंने कहा नहीं जी आपको कोई नहीं देखता, तो अब सोशल मीडिया और जो लोगों के वीलॉग्स हैं वो, या मसलन ये जो ट्विटर स्पेस आई है, ये तकरीबन बता रहे हैं कि तकरीबन मिला के 1 मिलियन बंदा सुन रहा था। तो खान साहब हैज़ डिसाइडेड टू रिलाई ऑन, और एक बात मैं बताऊँ, उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनकी सोशल मीडिया की टीम। लेकिन सोशल मीडिया का मसला ये है ना कि वहाँ पे वो रेगुलेटेड नहीं है,
नंबर 1, उसको रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी नहीं। नंबर 2, सोशल मीडिया जो है रेगुलेट ना होने की वजह से अनऑथेंटिक है, जिसका जो दिल करता है बोल देता है, ठीक है, किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं है। तीसरी बात, बायसनेस रज के भरी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद मेरिट नहीं है। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तज्जिए, तबसरे, वीलॉग्स होते हैं, उसमें से ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं करता, दे बेस्ड ऑन डिवाइड। और आखिरी बात, इज्जतें उछाले जाएं, गालियाँ दें, बुरे कलमात कहें, ऐसी स्टेटमेंट्स कहें। इसकी वजह बता दी आपको। तो इस तरह की जो गंदगी है ना, भी मेन स्ट्रीम मीडिया की ऑथेंटिसिटी को रिप्लेस नहीं कर सकती। आई एम क्लियर इन माई हेड, आई एम क्लियर इन माई हेड। गंदगी ऑथेंटिक चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती। कैसा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि एक जो सोशल मीडिया है एक रियलिटी बन के सामने आ गया, एक मुंह जोर घोड़े की तरह आ गया। जब इंटरनेट बना रहा था अमेरिका बहादुर, तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि इसके साथ कुछ कंपनियाँ ऐसी भी इसकी होंगी, असरात होंगे जो उनके शायद नज़र में नहीं थे। अब बात ये है, कोई चीज़, ये गिलास है ना, ये अपनी एसेंस में ना बुरा है ना, इसमें मैं जहर डाल के पीऊँगा तो मैं फौत हो जाऊँगा, मैं इसमें कोई हराम चीज़ पीऊँगा तो मैं गुनाह कर रहा हूँगा। और अगर मैं इसमें इसको, तो ये है कि इट इज़ द यूज़ ऑफ सर्टन गैजेट्स या साइंटिफिक जो भी है, वो उसको आप गंदा यूज़ करेंगे वो गंदी हो जाएगी, उसको साफ़ यूज़ करेंगे वो साफ़ हो जाएगी। और मेरा भी आप ये ख्याल है कि इतनी जल्दी आप मेन स्ट्रीम मीडिया को रिप्लेस नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं इमरान खान साहब को मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है। 126 दिन का जो धरना था, कंटेनर पे थे, 24 घंटे मेन स्ट्रीम मीडिया इमरान खान के अलावा और कुछ दिखाता नहीं था। आज अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और तनकीद हुई है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया सारा है ही इररेलेवेंट। नहीं, ये तो एक एक्सट्रीम पोजीशन है, मैं तो इसको नहीं सपोर्ट करता। इररेलेवेंट हो गया, आई डोंट सपोर्ट इट। लेकिन ये है, आज मेन स्ट्रीम मीडिया सारा आपके हक में हो जाए, फिर रेलेवेंट हो जाएगा। देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया तो शायद अभी खान साहब पावर में आएंगे तो कुछ शायद हक में हो जाए, लेकिन ये है कि बहरहाल आज भी उनके ऐसे चैनल्स हैं, चल रहे हैं और वो दिखा रहे हैं, इमरान खान के अलावा कुछ दिखाते हैं, और वो बड़ी बड़ी माशाल्लाह रेटिंग्स ले रहे हैं इनको दिखा के, तो बस ठीक है, वो अपना करें। लेकिन मेरी ये राय है कि मैं आपको बताऊँ, एक मीटिंग में मैंने अपने मीडिया का जो बॉस था पुराना, उसने मुझसे पूछा कि हमें क्या, एक किसी तरह का क्राइसिस था, तो मैंने कहा यार न्यूज़ रिपोर्ट करें, क्रिएट ना करें, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए। जो मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वही उसकी जान होती है, तो वो मुझे लगता है एरोड हो रही है। बिल्कुल सही कहा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और इस सेगमेंट को क्लोज करते हुए मैं ये बताऊं कि जनाब मोहतरम इमरान खान साहब के रूहानी उस्ताद हज़रत इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का आज यौम वफ़ात है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में जिस तरह की बातें हो रही थी, जिस तरह के नामों से लोगों को बुलाया जा रहा था, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, तो वो जब मैं सुन रहा था, मैं ये नहीं कहता कि सारे जलसे में सारी तकरीरें गलत थी, बहुत अच्छी बातें भी हुई हैं उस जलसे के अंदर, लेकिन मुझे इलामा इकबाल साहब के वो शेर याद आ गए कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। और फिर आज हम बात करते हैं ना इनकलाब की, तो इनकलाब के लिए अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ता है। और वो पुराने जो हमारे अजदाद इनकलाब लेकर आए थे, उनके हवाले से इकबाल साहब ने कहा था कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नू इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर मुसलमान रगे बातिल के लिए नश्तर था, इसके लिए आईनाए हस्ती में अमले जौहर था, जो भरोसा था इसे कुव्वते बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर इसको खुदा का डर था, बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरा से पिदर क्यों कर हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़हन में रखना चाहिए। बाकी इनकलाब की बातें हो रही हैं, तो ये इनकलाब है या कुछ और है, ये तो वक्त और तारीख ही बताएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। अब बात करते हैं तोशाखाना के हवाले से। इस वक्त की मौजूदा हुकूमत का जो मौक़िफ़ है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, मरियम औरंगज़ेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सुनिए। कहा जा रहा है कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी, मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी नहीं, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तोहफ़ा था। ये तोहफ़ा ज़रूर था लेकिन आपकी दुकान नहीं थी। तोशाखाना बैतुल माल होता है किसी भी हुकूमत के अंदर, रिटेंशन वैल्यू होती है, उसको पे करके आप रिटेन कर सकते हैं वो तोहफे, लेकिन उनको बेचा नहीं जा सकता बाज़ारों में। एक और शॉट है मरियम औरंगज़ेब का इसी वाले से, ये भी सुन लीजिए।
इमरान खान फिर झूठ बोल रहे हैं। आप कहें आपने 20% पे रिटेन किया था और आपने 18 करोड़ की बेची। सच बोले पाकिस्तान की आवाम से, वो जो रिटेंशन है वो इन चीज़ों की 20% पे ही हुई थी और उसके बाद रिटेन करने के बाद जो कि 50% हुई वो दिसंबर 2018 में हुई थी। जितना तोशा खाना से कमाया है और जितना तोशा खाना से इनकम में इजाफा हुआ है वो उनकी पूरी ज़िंदगी की इनकम में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म की कुर्सी को कारोबार की कुर्सी बनाया हुआ था। मनी ट्रेल है वो बतानी पड़ेगी। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अज़मा बुखारी साहिबा ने। अज़मा साहिबा बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तोशा खाना के हवाले से जो इल्ज़ाम लग रहे हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से इमरान खान पे, उनका मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है। वो ये कहते हैं जी कि जो मिनिमम पेएबल था 15% या 20%, उसको हम बाद में 50% पर लेकर गए और पहले 20% पर, बाद में 50% पर वो तोहफे हमने ख़रीद लिए और फिर वो ज़ाती मिल्कियत था तो हमने अगर उसको रखा या बेचा तो उसमें किसी किस्म की कोई कानून शिकनी नहीं है। तो इसमें करप्शन क्या है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इतना सेंसिटिव है इसके बारे में इस वक्त? बहुत शुक्रिया तशाम। अगर आपको याद हो तो जब हमारी हुकूमत गई थी तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो भैंसें और बकरियां और पता नहीं क्या टूटियां और वो सब जो है वो करके उन्होंने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया कि जो है वो अब ये बहुत सादगी से जो है वो गवर्नमेंट करेंगे। यहाँ बहुत अयाशी हो रही थी और हमारे तो घरों पर हमले भी किए गए, पुलिसें भेजी गई कि जी हमने भी कानून फॉलो किया था, लेकिन यहाँ पर कानून फॉलो नहीं हुआ। दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपके जानने की है। हमारे पास अब डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, हवा में बात नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने सितंबर 2018 में जो है ये दौरा किया सऊदी अरब का और वहां से जो उनको गिफ्ट्स मिले उन गिफ्ट्स पे उन्होंने वही 15% जो है वो पे किया। जो है वो 14 करोड़ रुपए के तोहफे थे जिसको जो है वो 3 करोड़ रुपए में खरीदा और उसके बाद 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि आप भी एक खानदानी आदमी हैं, मुझे ये बताइए आपको कोई तोहफा दे और कोई डिग्निटी तोहफा दे तो क्या आप उसका निराम घर लगा देते हैं, आप उसको इतवार बाजार में ले जाते हैं कि मैं ये तोहफा बेचने के लिए आया हूँ। और ये उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों ने ये तोहफे दिए उनके लिए ये बड़ी बात है। जब वो रोलेक्स घड़ी दुबई में जाके बिकी तो यकीनन उनके लिए, जिनको उनको बता दिया गया कि जिन्होंने तोहफा भेजा था। और दूसरी बात, 8 ऐसे हैं, मेरे पास वो लिस्ट भी मौजूद है, अगर आपके पास नहीं है आपको भिजवा देते हैं। वो लिस्ट भी मौजूद है जिसके अंदर 8 तोहफे इमरान खान साहब ने बगैर किसी पैसे के पे करने के बाद जो है वो तोहफे आज तक उनका कोई पता नहीं कि वो उनके ऊपर जो है वो कहाँ गए और उनके ऊपर कुछ पे नहीं किया। और 50% ये तोहफे लेने के बाद 50% हुआ है, इस बात को ज़हन में रखिए। ये तोहफे जो है ये पुरानी कीमत पे ही लिए गए और इमरान खान साहब की पूरी कुल 66 साल की जो जमा पूंजी है वो 14 करोड़ रुपए की वो शो करते हैं और 18 करोड़ रुपए की सिर्फ, और ये याद रखिए ये पहले 2 महीने की कार्रवाई है एहतशाम साहब, ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए। पहले 2 महीने में मोहतरम जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने 18 करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगाई और अपनी 60 साल जमा पूंजी से ज्यादा वो 2 महीने में कमा के ले गए। अभी तो बहुत कुछ बाकी आना, अभी बाहर आना बाकी है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो इमरान खान साहब के भी, आपकी चैनल ने आज कशकोरी साहब ने ब्रेक भी किया रिंग रोड के हवाले से। रिंग रोड जो बना नहीं, जिसकी जो है वो रिंग रोड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर अरबहा रुपया, ये सब इतने 100 करोड़ कहा करते थे हमारे लिए, साबित आज तक नहीं कर सके। ये 4 साल में जो है तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर इदारों को साथ लेने के बावजूद ये हम पर कोई इल्जाम साबित नहीं कर सके। और ये 4 दिनों में इमरान खान साहब खाइन और बदखियानत साबित हो गए हैं रात समेत। और ये जो जिस आदमी ने साइकिल से आना जाना था उसकी मेहरबानी है कि वो बेचारा भी बचत कर रहा था तो उसने 1 अरब रुपया सिर्फ हेलीकॉप्टर पे लगा दिया। आप सोचें अगर वो सादगी इख्तियार ना करते तो पाकिस्तान को ये वज़ीर-ए-आज़म कितने का पड़ता। तो अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बाकी आना है। ये तो तोशा खाना तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसको आप मत समझिए कि इमरान खान साहब यहाँ फारिग होने वाले हैं। अभी आटा की चोरी के अंदर जो इनका रोल है, अभी जो अद्वियात के अंदर इनका रोल है, LNG के अंदर जो इनका चीजें बाहर आनी बाकी है। मैं यही कह रहा हूँ कि यही मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे रिंग रोड का आपने हवाला दिया, उसमें अगर कोई करप्शन हुई है तो वो सामने आनी चाहिए। और बाकी जितने मामलात हैं LNG के हवाले से, उस वक्त बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो भी हमारे सामने है, उसमें कोई नालायकी है तो वो क्यों है, वो सामने आने चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू तोशा खाना, आपने कहा कि पहले 2 महीने में साबित हो गया कि वो खाइन और बददियानत हैं, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे ये इंसिस्ट करूँगा कि इखलाकी तौर पर आप जो कह रही हैं हो सकता है उसमें किसी हद तक कोई जान हो कि अगर कोई शख्स आपको तोहफा देता है आप उस तोहफे को बेचते नहीं हैं, लेकिन कानूनी तौर पर
किसी किस्म की करप्शन के मुर्तकिब इमरान खान साहब नहीं हुए हैं, क्योंकि देखें अगर 15% पर भी उन्होंने 2018 में मिलने वाले तोहफे खरीदे तो उस वक्त कानून पॉलिसी यही थी कि 15% पर आप खरीद सकते हैं। उसके बाद महंगी कीमत में अगर बेच दिए और बाकी पैसे अपनी जेब में रख लिए तो इसमें कोई करप्शन का आंसर तो नहीं सामने आता ना, क्योंकि कानूनी तौर पर तो उन्होंने गलत नहीं किया, इखलाकी तौर पर अपनी जगह पर हो सकता है कि आपकी नजर में दुरुस्त ना हो कि तोहफे को बेचा जाए। करप्शन का नहीं, दो चीजें हैं। पहले तो ये आपको पहले तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा इमरान खान साहब भी जो है वो हाई मॉरल ग्राउंड्स दिया करते थे और इखलाक पे और दूसरों की चोरियों पे बात करने का तो बहुत शौक था। मैंने गुजारिश आपसे की कि डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अभी 8 तोहफे ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनके ऊपर कोई रुपया, 1 रुपया भी जो है वो ना क्या पे किया गया है और ना उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। उनकी कीमत का कोई अंदाजा है आपको? तो 8 तोहफे जो आप कह रही हैं जी, मैंने कहा वो 8 तोहफों की कीमत का कोई अंदाजा है? वो क्या तोहफे थे, उनकी क्या कीमत थी? जी मैं आपको वो भी पढ़ के बता देती हूँ जी। और ये 8 तोहफे पहली ही लिस्ट है जी जिसके अंदर ये गायब है। इसमें एक है जी ये शहरयार मुनीर हफीज साहब को वाइफ को दिया गया, ये इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको वजीर आजम साहब का बताना चाहती हूँ। अच्छा जी, ये एक 1 डेकोरेशन पीस है और एक लॉकेट है जी। एक जो है वो एक और डेकोरेशन पीस है, टेबल मैट तक नहीं छोड़े मौसूफ ने, फिर एक डेकोरेशन पीस है, फिर वॉल हैंगिंग है और फिर एक गोल्ड प्लेटेड क्लैशनकोफ भी है जिसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गई और वो जो है वो कैसे हड़प हुई। उसके बाद ये लोड होने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं आपको ये सब पढ़ के बता दूंगी। तो ये मेरा चलो वो आप देख लें, लोड अपलोड होता है। लेकिन उस्मा बुखारी साहिबा, डेकोरेशन पीस, टेबल मैप, वॉल हैंगिंग डज नॉट रियली मेक सेंस कि यहाँ पे इमरान खान करप्शन करेगा। आफ्टर ऑल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया उसने देखी थी। मतलब कि मैंने अभी पहला सेगमेंट बड़ा शिद्दत से इमरान खान के खिलाफ किया है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन ये समझ नहीं आता ना कि डेकोरेशन पीस पे करप्शन हो जाएगी या टेबल मैप पे करप्शन हो जाएगी या वॉल हैंगिंग पे करप्शन हो जाएगी। और 30,000 से नीचे अगर तोहफे की कीमत है तो वैसे ही उसको खरीदने की भी जरूरत नहीं होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो लॉ मेरी नजर से गुजरा है अभी तक। तो ये तो 30,000 से भी शायद कम कीमत, तो इस वजह से इनको खरीदने की भी जरूरत नहीं थी अकॉर्डिंग टू द लॉ। एहतशाम, आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान साहब जो है वो कुर्ते की एग्जांपल दिया करते थे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्तों की एग्जांपल दिया करते थे और वो हमें बताया करते थे कि लेकिन मुकाबला तो नहीं कर सकते ना हजरत उमर का। हजरत उमर का मुकाबला तो इस सोसाइटी में रह के तो नहीं कर सकते ना। मैंने कहा जी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता ना आज का बंदा इस सोसाइटी में रहते हुए, जब सारा सिस्टम ही करप्शन पर मबनी और फरसूदा निज़ाम है। तो अब यहाँ पर तो आपको पता है कि अरबों रुपए के स्कैंडल्स जो हैं वो हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो वहां पे डेकोरेशन, टेबल लैंप, वॉल हैंगिंग डज नॉट रियली मेक एनी सेंस। उस्मा बुखारी साहब, मैं अपनी गुजारिश अगर कर सकूं, हजरत उमर की एग्जाम्पल जो है इमरान खान को नहीं देनी चाहिए कि आपको उनको समझाना चाहिए, क्योंकि वो रियासत मदीना के नाम के ऊपर आज तक सियासत करते आए हैं और वही बताते रहे हैं कि जो है वो ऊपर नीचे अच्छा हो और एक पाइप जो है उनके ऊपर बदयांती साबित नहीं होती। मैंने कहा कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे वॉचेस हैं जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ कुछ पेन है बहुत कीमती किस्म के। उसके बाद जो है ये इसके अंदर कार्पेट्स हैं, तो कुछ जो है वो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इसके ऊपर मजीद अभी चीजें बाहर आ रही हैं। मैंने आपसे कहा ठीक है, लेकिन चले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा, कारपेट्स को, डेकोरेशन पीसेस को, टेबल मैप्स को, वॉल हैंगिंग्स को रख दें साइड पर, ये कोई करप्शन मेरी नजर में नहीं है। अच्छा, लेकिन दूसरी बात वो जो घड़ी के हवाले से आप कह रही थी, चले हाँ देखे ना वो अब डेकोरेशन पीस या टेबल मैप 300 केनाल के घर में वो रहते हैं बनी गाला में, तो वो टेबल मैप चोरी करके लेके जाएंगे वहां से आपको, या डेकोरेशन चोरी करके लेके जाएंगे, ये मुझसे तो या वॉल हैंगिंग लेके जाएंगे। जी मुझे गुजारिश करने दें, मेरी गुजारिश ये है कि ये जाने दें, इस बात को जाने दें। अच्छा, एक और चीज देखें, आपने कहा कि वो घड़ी वाला मामला, जी मैं सिर्फ ये पॉइंट पूरा कर दूं फिर आप बोले। घड़ी वाला मामला, मिसाल के तौर पे इमरान खान को घड़ी मिली, रोलेक्स घड़ी मिली, मुझे नहीं पता, कहते हैं उसकी कीमत कोई 7-7.5 करोड़। अब इमरान खान को अगर नहीं, मिसाल के तौर पे मुझे कोई 7.5 करोड़ की घड़ी दे दे, जो कि मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है 7.5 करोड़ की घड़ी, मतलब कि 7.5 करोड़ बड़ी रकम होती है,
मैं जाती तौर पे अपनी जेब से कभी भी 7.5 करोड़ की या 8.5 करोड़ की घड़ी नहीं खरीदूंगा। और मुझे लगे कि यार ये तो असराफ है, ठीक है, ये असराफ है, और वो तोहफा मुझे कोई दे गया, वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे गया, तो मैं अगर उसको बेच कर कोई और अपनी चीजें पूरी कर लेता हूं, मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने कहा कि मैंने बनी गाला की सड़क बनवा दी है या वो दीवारों और सिक्योरिटी का निजाम बेहतर कर दिया, तो इसमें भी क्या बुराई है भाई? वो नहीं है अरबपति या खरबपति जो उसको मुनासिब लगे 8.5 करोड़ की घड़ी पहनना, तो उसने बेच दी। वो 20,000 की, 50,000 की, 1 लाख की, 10 लाख की चलो घड़ी पहन के खुश है, नहीं वो पहनना चाहता 8.5 करोड़ की घड़ी। जी, मुझे गुजारिश करने की इजाजत है, मैं अगर अपना पॉइंट मेक कर सकूं। पहली तो बात यह है कि आप जी प्लीज जी, आपकी नजर में ये करप्शन नहीं होगी, मेरी नजर में जो है उसको भी छोड़िए। मैं क्या कहती हूँ, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, और उसके अंदर अगर कोई बात नहीं थी तो फिर ये छुपा क्यों रहे थे आज तक ये जो है ये डिक्लेयर करने के लिए क्यों तैयार नहीं थे? और फिर दूसरी बात ये है कि आपने ये तोहफे जो है ये रियासत के तौर पर मिलते हैं, इसको इंसान एज ए सोवेनियर रखता है, और फिर रियासत पाकिस्तान में भी तो तोहफे जो है रिटर्न देने होते हैं। ये जो हाई पेडेस्टियंस पे खड़े होते थे ना, हम ये हम वो, आप इसको यहाँ पर आप इनको इनके ही पैमाने पर जज कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है। ये कहा करते थे कि तोहफे लेना बहुत गलत बात होती है, तोहफे नहीं लेने चाहिए, और जो है वो उसके बाद कभी पाकिस्तान की तारीख में, मैं सब कहती हूँ दुनिया की तारीख में शायद ये कभी नहीं होगा कि किसी रियासत के हुक्मरान ने किसी दूसरी रियासत से मिला हुआ गिफ्ट जो है वो इस तरह से बाजार में नीलाम कर दिया हो, और उसके ऊपर जो है वो उसके बाद वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ये तो निकल आएगा रिकॉर्ड, पता चल जाएगा। अब आपके नजदीक ये भी जुर्म नहीं होगा कि इन्होंने साइकिल पर जाया करना था, 55 रुपए पर मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि चलें ठीक है, वो वहां पर जरूर उसके ऊपर आज समा न्यूज ने बात भी की है, और अगर वो 55 रुपए फी किलोमीटर हेलीकॉप्टर की बात करते थे और वो 55 करोड़ उसका खर्चा निकला है, वहां पे आप बिल्कुल जस्टिफाइड हैं, और उसके ऊपर वो जब डॉक्यूमेंट सारे मेरे सामने आएंगे तो हम उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए आज़मा। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो बात की है ना जी तोशाखाना के हवाले से, उन्होंने कहा है कि रियासत के सतह पर ये गिफ्ट रियासत को दिए जाते हैं, तो मैं इससे ज़ाती तौर पर इतफाक़ इसलिए नहीं करता कि वो रियासत की सतह पर रियासत को नहीं दिए जाते हैं, वो जो उस ओहदे पर शख्स बैठा होता है उसको गिफ्ट पेश किया जाता है। और फिर अगर कानून में ये गुंजाइश मौजूद है, यानी कि उस मनसब को नहीं दिया जा रहा, मनसब पे बैठे हुए शख्स को दिया जा रहा है। इफ़ समबडी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और कानून उसको इजाज़त दे रहा है कि आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर कोई हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट कोई तोहफा देता है तो आप इतने पैसे दे के उसको ले जा सकते हैं, तो आप ले जा सकते हैं। और मेरे पास ये देखें ना, और अगर वो ना भी लेके जाते तो हर साल ऑक्शंस होती है उन तोहफों की, और उस ऑक्शन में मैं या आप हिस्सा नहीं ले सकते, सिर्फ सरकारी अफसर हिस्सा ले सकते हैं, और वो ऑक्शन में ले जाते हैं और तकरीबन उतनी कीमत पे ही ले जाते हैं। तो इमरान खान ना लेके जाता, कोई ब्यूरोक्रेट ले जाता, कोई सेक्रेटरी ले जाता, तो करप्शन कहाँ पे हुई? अवाम का पैसा तो नहीं था ना, बाहर से गिफ्ट आया था, ही वाज एंटाइटल्ड टू गेट दैट गिफ्ट ऑन अ सर्टेन प्राइस, ही डिड दैट। तो मेरा इसके ऊपर यही मौक़िफ़ है, मज़ीद डिस्कस करते रहेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।